देखिए प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, जो कि इस चैप्टर का पार्ट 1 था, वो एक छोटा सा पार्ट था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर की पार्ट 2 की। तो इस चैप्टर का पार्ट 2 आता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। इस पार्ट को पढ़ने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि एक कैपेसिटर नाम की क्या बला है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, हमने ये बताया था कि हमने लास्ट में एक न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास किया था कि अगर आपको बहुत कैपेसिटेंस चाहिए, यानी कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज चार्ज आपको काफ़ी ज़्यादा चाहिए, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप एक ही कंडक्टर को बहुत बड़ा 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 लेके आप अपना ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर सकते। यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए और आप ये सोच लेंगे हम एक ही कंडक्टर लेंगे और बहुत बड़ा कंडक्टर ले लेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि इतना बड़ा कंडक्टर पहली बात लाओगे कहाँ से, अगर लाओगे भी तो रखोगे कहाँ, फिर इसको मैनेज कैसे करोगे, दुनिया भर की चीज़ें ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए लोगों ने छोटे छोटे कंडक्टर्स का एक अरेंजमेंट बनाना शुरू किया, और इस छोटे छोटे कंडक्टर के अरेंजमेंट को ही हम लोग कैपेसिटर या कंडेंसर कहते हैं जनरल भाषा में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली हेडिंग है कैपेसिटर और कंडेंसर। कैपेसिटर या कंडेंसर क्या चीज होती है? ठीक है, तो इट इज अ सेट ऑफ मिनिमम टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय स्मॉल सेपरेशन इन अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? मतलब इसमें क्या होता है, एक कम से कम 2 कंडक्टर्स होते हैं जो कि एक दूसरे से बहुत स्मॉल सेपरेशन में रखे होते हैं, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। मैं बात बताता हूँ। तो अ सेट ऑफ minimum 2 conductors, set of minimum 2 conductors separated by a very small separation. A set of minimum 2 conductors separated by a very small separation in a particular configuration. मतलब ये नहीं कि 2 कंडक्टर बस रख दिए हो गया कंडेंसर, एक सेटिंग होती है, एक सेटअप होता है। इन अ particular configuration is called a capacitor या कंडेंसर। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब सवाल उठता है पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन एक और चीज होती है, ये भी मैं मेंशन कर दूं। इन अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन टू स्टोर मोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यस, हाउ कैन आई फॉरगेट। ठीक है, ठीक, इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। मेन मुद्दे की बात मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो आप ये समझ गए कि एक कंडक्टर को बहुत बड़ा साइज का लेकर हम बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस नहीं बना सकते। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी। ठीक है, अब हमने ये समझा कि अगर हमें कैपेसिटेंस ज़्यादा चाहिए तो 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर्स हम लोग लेंगे छोटे छोटे, उनको एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज करेंगे, जिसका एक खास स्टेप अभी हमने लिखा है कि उनके बीच की जो सेपरेशन होती है वो काफ़ी छोटी होती है, काफ़ी स्मॉल सेपरेशन जो होता है, और इसका एक स्पेशल पर्पज़ है। एक्चुअली आप क्या करोगे, जब कई कंडक्टर्स आप जोड़ोगे तो हर कंडक्टर पे थोड़ा थोड़ा चार्ज आ जाएगा, यानी हर कंडक्टर एक चार्ज रखे हुए एक अरेंजमेंट बनाएगा। यानी 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर्स जो कैपेसिटर में लगे होंगे वो अपने पास थोड़ा थोड़ा चार्ज रखे होंगे, तो इट विल बी अ चार्ज सिस्टम। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि हर चार्ज सिस्टम में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है।
हाई पास में आपको याद होगा U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। अगर केवल दो चार्ज होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल टू 1/4πε0 R होता है। अगर 3 4 5 होते हैं तो हर सेट का अलग अलग निकाल के अलजेब्रिक सम किया था, अगर आपको याद हो तो। वही चीज़ मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको मैंने डेफिनेशन में इंक्लूड किया है कि जब हम कैपेसिटर या कंडेंसर बनाते हैं तो एक्चुअली एक सिस्टम क्रिएट होता है और सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो जितना तगड़ा सिस्टम होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, तगड़ा मतलब इन द सेंस जितना अच्छा कैपेसिटेंस होगा, जितनी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी। मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ चार्ज स्टोर करना और एनर्जी स्टोर करना, ये दो अलग अलग बातें मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। पहले आप ये समझिए कि इस चैप्टर का पार्ट 2 शुरू हो गया, विच इज़ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर का दूसरा नाम कंडेंसर होता है। कंडेंसर क्या है? एक मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर्स का एक पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन होता है। वो पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन क्या अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बाय अ वेरी स्मॉल सेपरेशन, के कंडक्टर्स के बीच की सेपरेशन बहुत कम होनी चाहिए टू स्टोर मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि एक सिस्टम है और सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और क्योंकि यहाँ पे चार्ज सिस्टम है इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। इस प्रकार के कन्फिग्रेशन को, इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटर या कंडेंसर कहते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत मोटी बात क्लियर कर देता हूँ बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे कोई कहे कि कंडक्टर क्या स्टोर करता है तो आप कहेंगे चार्ज स्टोर करता है, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर एक अगर है तो वो सिस्टम नहीं है, ठीक है। कंडक्टर क्या स्टोर करता है? चार्ज स्टोर करता है, क्योंकि एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? सिस्टम में होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कैपेसिटर में क्या स्टोर होता है तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि चार्ज स्टोर होता है। कैसे? अभी हम उसका भी आपको आंसर दे देंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। अभी आप फिलहाल इतना मोटा मोटा याद रखेंगे कि कंडक्टर एक है मतलब वो सिस्टम नहीं है। उस सिचुएशन में हम ये नहीं कह सकते कि वो एनर्जी स्टोर करेगा, हम ये कहेंगे कि वो चार्ज स्टोर करेगा। लेकिन अगर कैपेसिटर का केस है, यानी वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर्स हो गए हैं और चार्ज लिए हुए हैं वो सब, तो ये एक चार्ज कन्फिग्रेशन है और चार्ज कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। इस वजह से कैपेसिटर के केस में हमेशा ये कहा जाता है इट स्टोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो नोट में पहला पॉइंट है, अ कंडक्टर स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर कोई कहे कंडक्टर क्या स्टोर करता है, कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा पॉइंट, अ कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर का दूसरा नाम कंडेंसर है। कंडेंसर क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा छोटे छोटे कंडक्टर्स को जब एक पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में लगाया जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करने लगते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने लगते हैं। ऐसे कन्फिग्रेशन को कंडेंसर या कैपेसिटर कहते हैं। तब आपको मैं दिखाता हूँ कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैपेसिटर कैसा वास्तविकता में होता है और कैसा बुक्स में बनाया जाता है वो देखिए। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैपेसिटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन देखिए। एक्चुअली इसमें होता यह है कि हम मेटल की 2 प्लेट्स ले लेते हैं। सबसे सिंपलेस्ट कैपेसिटर बताने जा रहा हूँ जिसका नाम होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपके सिलेबस में यही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही आपको पढ़ना है, ठीक है। इसलिए मैं 2 प्लेट्स ले रहा हूँ। ये प्लेट्स ऐसे रखी हुई, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन नहीं है, प्लेट्स। इस प्लेट में क्या है कि हमने पहले एक बैटरी को कनेक्ट किया है, उसके नेगेटिव को अर्थ कर दिया है। अर्थ मतलब अर्थ धरती से जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो प्लस होने की वजह से, तो ये माइनस होने की वजह से पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी। पॉजिटिव चार्ज इसकी प्लेट पर चारों तरफ स्टोर हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट में जगह स्टोर हो जाएगा, यानी प्लेट की इस सरफेस पे भी प्लस क्यू, प्लेट की इस सरफेस पे भी प्लस क्यू आ जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों प्लेट्स जो होती हैं वो बहुत ही पास होती हैं, केप्ट वेरी क्लोज बट नॉट इन टच,
तो क्योंकि ये बहुत पास होती हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल काम कर जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जानते होंगे आप लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है कि अगर दो कंडक्टर आमने सामने, एक चार्ज है और एक अनचार्ज है, तो अनचार्ज वाले में सामने जितना चार्ज पड़ रहा है उसका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और अपोजिट फेज में उसका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पे प्लस क्यू हमें सामने दिख रहा है, इस फेज पे इसका माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, उसके अपोजिट फेज पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर क्या किया जाता है, इधर से इसको फिर से अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। जब हम अर्थ से इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, मैं आपको क्लियर समझा रहा हूं। अर्थ से कनेक्ट करने से होता क्या है, ये भी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा चुका हूं कि जिस साइड को आप अर्थ करते हैं उस साइड का चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है। कैसे न्यूट्रलाइज होता है वो मैंने प्रीवियस वीडियो से बता रखे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको अर्थ करेंगे तो ये वाला चार्ज जो है ये आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये वाला चार्ज इधर का न्यूट्रलाइज हो गया, और इधर का मैं दूसरे कारण से रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ तक तो न्यूट्रलाइज हो गया, बात खत्म। इस साइड का मैं चार्ज इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि दिस स्पेस ऑफ चार्ज हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी है, ठीक है। इस वजह से इसका कोई काम नहीं है, इसने किसी प्रकार की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया, इस वजह से इसको हटा देते हैं, राइट। तो अब आपके पास साफ साफ आपको दिखा कि यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर यानी दो कंडक्टर्स को क्या किया है, चार्ज कर लिया, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, अगर देखा जाए तो ये भी अर्थ से जुड़ा है, ये भी अर्थ से जुड़ा है, यानी दोनों धरती के अंदर है, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो ये भी 0 वोल्ट पे है और ये भी 0 वोल्ट पे है। चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वीडियो देखिएगा, पहले लेक्चर में ही पढ़ा दिया था कि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। और सिंपल सर्किट का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि अगर सर्किट के कोई भी दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं तो उनको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये वाला एंड और ये वाला एंड आपस में जोड़ दिए जाएं तो कोई गलत बात नहीं है। यानी इक्विवेलेंटली इसको ऐसे बनाया जा सकता है कि ये हो गई दोनों प्लेट्स, ये हो गया और ये हो गया, ऐसे समझ रहे हैं। मतलब ये नेगेटिव वाला ये जाके यहाँ से जुड़ गया, ठीक है। तो प्लस वाला इस प्लेट से जुड़ा था जो कि अभी जुड़ा हुआ है, और माइनस वाला जाके इस प्लेट से जुड़ गया जो कि, ठीक है। इस फेस पे प्लस क्यू है और इस फेस पे माइनस क्यू, यानी प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ठीक है। इस बैटरी का जो भी पोटेंशियल है फिलहाल मैं V0 मान लेता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ फिलहाल एयर मान रखी है, एयर या वैक्यूम। तो ये V0 यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप ठीक से देखें तो D को माना जाता है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अगर एक प्लेट का एरिया जो कि कॉमन एरिया होता है, मोस्ट सिंपलेस्ट केस ऑफ द कैपेसिटर हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी इस प्लेट का जो एरिया है वो भी A है, इस प्लेट का एरिया है वो भी A है, तो चार्ज अपॉन एरिया सिग्मा होता है। तो उतना ही ये प्लस का सिग्मा हो गया, उतना ही ये माइनस का सिग्मा हो गया। आई बात समझ में? अगर आपको याद हो तो मैंने यही चीज़ आपको गॉस थ्योरम में लास्ट टॉपिक में पढ़ाई थी कि जब दो प्लेट्स इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होती हैं, आमने सामने होती हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का केस बनता है। यहाँ पे प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हमने आपको बताया था, जब से हमने आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया तभी हमने उसी वक्त बता दिया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्मली जो प्लेन शीट होती है, जो चार्ज होती है, उसकी वजह से बनती है। तो यहाँ पे तो दो यूनिफॉर्मली प्लेन चार्ज शीट्स हैं, इस वजह से कंडक्टर की प्लेट्स दो चार्ज शीट्स हो गई। तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जिसको हम लोग मैथमेटिकली E वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं यहाँ मार्क कर दूंगा, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आवश्यक भी था एक और कारण से, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इस कैपेसिटर के दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल कितना काम कर रहा है, V0, इनके बीच का सेपरेशन D है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है जो कि कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक और बात,
हमने गॉस थ्योरम में ही बता दिया था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, अगर समझ गए ना, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, प्लेट के इधर और प्लेट के उधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। इस बात का याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, प्लस से माइनस तरफ डायरेक्शन होती है, वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। एक बात और, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म हियर, यानी कांस्टेंट है, देयरफॉर वेद इज एप्लीकेबल, V बराबर ED इज एप्लीकेबल, V बराबर ED यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अब फिलहाल यहाँ पे V नॉट है, E नॉट है, D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है। आई वाज वन में तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे दो बातें बताना चाह रहा था। पहली बात कि एक कैपेसिटर जो सिंपलेस्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, उसमें दो प्लेट्स होती हैं, उनके बीच की जो गैपिंग होती है वो बहुत कम होती है, और एक प्लेट पे जितना प्लस होता है दूसरे पे उतना माइनस होता है। अब आप समझे कि मैंने क्यों कहा था कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं करता। कैपेसिटर चार्ज इसीलिए स्टोर नहीं करता कि अगर आप टोटल चार्ज किसी से कहेंगे कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो आप कहेंगे जीरो। क्यों? क्योंकि इस प्लेट पे और इस प्लेट पे कितना चार्ज दिख रहा है, जितना इसमें प्लस में है उतना ही उसमें माइनस में, कुल मिला के हो गया जीरो। अगर बाई द वे आपसे कोई कह भी देता है चलता हुआ भाषा में कि कैपेसिटर में 10 कूलम चार्ज है, तो इसका मतलब यही होगा कि एक प्लेट में प्लस 10 कूलम है और दूसरे प्लेट पे माइनस 10 कूलम चार्ज है। इसका ये मतलब नहीं है कि टोटल 10 कूलम हो गया, टोटल तो कैपेसिटर में हमेशा जीरो चार्ज होता है। आई बस वन में ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, मैंने कैपेसिटर ऐसा आपको बुक में दिखाई देगा, ठीक है, क्वेश्चंस में बुक्स में आपको ऐसा दिखाई देगा, और जैसा दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। डी प्लेट सेपरेशन होती है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बनती है प्लस से माइनस तरफ, ठीक है, वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, और V बराबर ED लगाया जा सकता है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वही पॉइंट। और हाँ, एक और चीज़, कैसे चार्ज हुआ कैपेसिटर, कोई पूछे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, आप कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, क्योंकि एक प्लेट से दूसरे प्लेट में चार्ज छुआ के नहीं पहुंचाया गया, इंड्यूस करा के पहुंचाया गया। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। मतलब मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एग्जांपल लेके इसलिए पढ़ाया क्योंकि मैं एक पंथ दो काज करना चाहता था। बार बार पहले हम एक बार अलग तरीके का कैपेसिटर बताते, फिर आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाते। जब कोर्स में केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है तो सारी चीज़ें हम लोग विद द हेल्प ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कोई भी कैपेसिटर हो, कैसा भी, सबका एक ही प्रिंसिपल होगा। तो सीधे सीधे आंसर लिख देते हैं, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, सिंपल सा जवाब। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से हम लोग कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो नोट में हम आपको बता रहे थे कि कैपेसिटर में टोटल चार्ज हमेशा जीरो होता है। ठीक है, द टोटल चार्ज ऑन अ कैपेसिटर is always zero, because always zero है ना, because तो आप समझिए गए। but if someone says, या if somewhere it is said that the capacitor has 10 coulomb of electric charge, then it means plus 10 coulomb on one plate, on one conductor, and minus 10 coulomb will be on other conductor। इसीलिए मैंने कहा था
कि कैपेसिटर में ये कभी ना कहना कि चार्ज स्टोर करता है, क्योंकि कैपेसिटर का टोटल चार्ज हमेशा 0 ही आ जाता है। इस वजह से हम ये कभी नहीं कहते कि कैपेसिटर का जो चार्ज है कैपेसिटर जो है चार्ज स्टोर करता है, हमेशा ये कह देते हैं कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर की। अभी तक हमने जो फर्स्ट पार्ट में एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस किया था वो कंडक्टर का था, अब यहाँ पे कैपेसिटर का आ गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया। तो एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस of a capacitor, capacitance of a capacitor, ठीक है, estimation and definition of capacitance of a capacitor। तो ऐसा देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली कि जो चार्ज होता है किसी भी एक प्लेट पे दे दिया जाए, एक कंडक्टर पे, ठीक है, मतलब जब आप कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पढ़ रहे हैं तो Q का मतलब अंडरस्टूड होता है वैसे ऑन वन कंडक्टर। ठीक है, मैं अब लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि चीचा लेदर ज़्यादा हो जाएगी। इट इज़ अंडरस्टूड कि ये Q जो लिखा जा रहा, मैंने इसीलिए इतना बड़ा नोट लिख दिया था पहले कि Q का मतलब दो कंडक्टर में से किसी एक कंडक्टर का चार्ज है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, जो उन दोनों कंडक्टर्स के बीच होता है। कहो तो मैं अलग से मार्क करके लिख दूँ। Q क्या है, चार्ज ऑन एनी वन ऑफ द टू कंडक्टर्स, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू कंडक्टर्स। हम केवल टू कंडक्टर्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें केवल दो कंडक्टर का ही केस पढ़ना है, होते तो ज़्यादा भी हैं कंडक्टर्स, लेकिन पढ़ना सिर्फ इतना है। तो बेटा जैसे ही साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इक्वल लगाने के बाद एक कांस्टेंट आता है C। ये जो C है वैसे तो जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन ये C जो है अब इसका नाम है कैपेसिटेंस, लेकिन किसका, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इसका नाम। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको जब पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, तो ये बताया था कि कभी भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद इक्वल लगाने के बाद जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट फॉर्मूले में पहले से प्रेजेंट बाकी सारी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। यानी यहाँ भी वही बात है कि ये इंडिपेंडेंट है। मैं किसके बारे में लिख रहा हूँ, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के बारे में। इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, Q और V पे डिपेंड नहीं करता। तो सवाल उठता है कि तो डिपेंड काहे पे करता है, डिपेंड करता है चार चीज़ों पे, सोम्स, SOMS, सोम्स पे डिपेंड करता है। सोम्स क्या है, मेरा एक स्टूडेंट था सोम, उसका मैंने प्यूरल कर दिया, सोम्स हो गया। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन सोम्स। S मतलब साइज ऑफ कंडक्टर, जैसा पहले भी था कि जितने बड़े बड़े कंडक्टर का कैपेसिटर बनाएंगे ऑब्वियसली कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये हो गया साइज ऑफ कंडक्टर। O का मतलब होता है ओरिएंटेशन, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कंडक्टर कैसे रखा है, मतलब आमने सामने रखा है तो ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, ये सारी चीज़ें। O का मतलब होता है ओरिएंटेशन ऑफ कंडक्टर। M क्या होता है, M होता है दोनों कंडक्टर के बीच में जो आपने मटेरियल भरा है वो। ठीक है, तो M होता है मटेरियल फिल्ड बिटवीन कंडक्टर्स, और S का मतलब हो गया शेप ऑफ कंडक्टर्स, शेप ऑफ कंडक्टर्स। जैसे मैंने प्लेट लिया है, कोई सिलेंड्रिकल शेप ले ले, एक सिलेंडर के बाहर दूसरा सिलेंडर, ठीक है, स्फेरिकल एक स्फीयर के बाहर दूसरा स्फीयर, कुल मिला के दो कंडक्टर चाहिए, किसी भी शेप के ले लीजिए आप। हमने सिंपलेस्ट दो प्लेट्स ली हैं, ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहा। अगर एक हॉलो सिलेंडर के बाहर एक और हॉलो सिलेंडर डाल दिया जाए, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, तो इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, कोर्स में नहीं है।
अगर एक स्फीयर के बाहर दूसरा स्फीयर हो, मतलब एक बड़े स्फीयर के अंदर एक छोटा स्फीयर हो, इसको कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो बाय द वे जो टॉपिक है वो मैं पूरा बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन जो सिलेबस में है जो नहीं है वही मैं बता दे रहा हूँ। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड करता है 4 बातों पे: शेप ऑफ द कंडक्टर, साइज ऑफ द कंडक्टर, ओरिएंटेशन ऑफ द कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एंड एम क्या है, मटेरियल फील्ड बिटवीन द कंडक्टर्स। इन सब बातों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। अब सवाल उठता है कि ये तो किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं डिपेंड करता, ये तो लिख दिया, अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? चलिए डेफिनेशन भी बना देते हैं। तो Q बराबर CV को हम आगे प्रोसीड करते हैं, नई हेडिंग नहीं है, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट C इज इक्वल टू Q अपॉन V। बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली बात, चार्ज स्केलर है, पोटेंशियल भी स्केलर है, स्केलर को स्केलर से डिवाइड करने हैं, कैपेसिटेंस स्केलर आएगा। यूनिट की बात करते हैं, चार्ज का कूलॉम, V का वोल्ट हो गया तो कूलॉम पर वोल्ट। इसी को फैरेड कहेंगे या स्मॉल में FARAD फैरेड ऐसे कहेंगे। ये इसके SI यूनिट्स हो गए, और भी हो सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आप हमेशा मैग्नीट्यूड ही रखिएगा, ठीक है। Q और V की वैल्यू हमेशा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि C की वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अब अगर आप चार्ज पॉजिटिव रखते हैं तो पोटेंशियल भी करस्पॉन्डिंगली पॉजिटिव होगा, चार्ज निगेटिव रखते हैं तो पोटेंशियल भी करस्पॉन्डिंगली निगेटिव होगा, इस वजह से कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। खैर आगे बढ़ जाते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करी जाए, फॉर डेफिनेशन अगर बात करी जाए, तो अगर मैं V की वैल्यू 1 वोल्ट ले लूँ, इसका मतलब समझते हैं, C बराबर Q हो जाएगा। मतलब कैपेसिटर के दोनों कंडक्टर्स में से किसी एक कंडक्टर को जितना चार्ज देने से उन दोनों कंडक्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बढ़ जाएगा, उतने चार्ज को हम उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहेंगे। मतलब जितना चार्ज कैपेसिटर के एक कंडक्टर को, क्योंकि चार्ज आप एक ही कंडक्टर को देते हैं, जितना चार्ज कैपेसिटर के एक कंडक्टर को देने से उन दोनों कंडक्टर्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर 1 वोल्ट राइज कर जाए, तो जितना चार्ज हमने दिया था वही उस कैपेसिटर का क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। तो द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर is the amount of electric charge to be given to any one conductor of capacitor so that the potential difference across the conductors rises by 1 volt. Simple, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा। ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो डेफिनेशन डिफरेंट है, आपको समझ में आ ही रही होगी कि कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर की डेफिनेशन अलग थी और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की डेफिनेशन अलग है। हम लोग बात करेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैपेसिटर। अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर बन के आ जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सिंबल है वो कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगली हेडिंग है अपने पास, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, देखिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, तो दो तरीके हैं। पहला, its representation can be of two types, दो प्रकार का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। पहला
पहला रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है इस तरीके का, ऐसे। अगर सिर्फ ऐसे बना है और सी लिखा है तो इसे बोलेंगे कैपेसिटर ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटेंस। अगर ये दूसरा है इस प्रकार से और ऐसे बना हुआ फिर भी सी लिखा हुआ तो ये हो गया कैपेसिटर ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस। ठीक है, ओके। तो दोनों तरीके के पिक्चर्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं आपके सिलेबस में, इसलिए परेशान ना हो। ठीक है, तो बहुत प्रकार के कैपेसिटर होते हैं जिसमें से मैंने कुछ के नाम बताए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो अपने कोर्स में जो है वो केवल और केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो सकता है, डिराइव करना है। ठीक है, तो वैसे भी अगर आपको पहला आपने वीडियो देख रखा है तो आपको पता ही होगा कि अगर मुझे किसी चीज़ का कैपेसिटेंस निकालना होता है तो मैं किसको टारगेट करता हूँ, V को, और V की वैल्यू मैं Q के टर्म्स में निकालता हूँ। उसके बाद C बराबर Q अपॉन V में V की वैल्यू जब रखता हूँ तो Q से Q कैंसिल हो जाता है, बचा हुआ फार्मूला कैपेसिटेंस का आता है। तो हम आज हेडिंग डालते हैं डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन of capacitance of air filled, यानी दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है या वैक्यूम है, एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, मान लीजिए कंसीडर द सिचुएशन, हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट करके रखा हुआ है। बैटरी से कनेक्ट होने के नाते इसके प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। ठीक है, और इधर इसमें प्लस सिग्मा है और इसमें माइनस सिग्मा है क्योंकि ये प्लस से जुड़ा हुआ है। यानी इस तरफ जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, इस तरफ जो चार्ज है वो नेगेटिव है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है ना, तो मैंने और वैक्यूम है इसलिए E नॉट और इसको V नॉट कहेंगे। D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, इतना तो हम जानते हैं। अब हम आगे अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले टारगेट करना है किसको, V को। तो हियर एक बात बहुत ही क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इसलिए V बराबर ED लगाया जा सकता है, V बराबर E नॉट D। लेकिन हमने क्या कहा था, V को टारगेट करो और V को ऐसा सॉल्व करके निकालो Q की टर्म्स में आ जाए। तो क्योंकि E नॉट का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, थोड़ी देर पहले बताया था, तो इस वजह से V नॉट बराबर E नॉट की जगह हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D। मिशन अब भी आपका पूरा नहीं हुआ, अभी भी Q के टर्म्स में नहीं आया। लेकिन एक बात पता है हमें कि सिग्मा जो होता है वो चार्ज अपॉन एरिया के बराबर होता है। जैसे आप यहाँ पे लगाएंगे V नॉट बराबर सिग्मा की जगह हो गया चार्ज अपॉन एरिया। पहले से न्यूमरेटर में D है और डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट। अब आपका मिशन आधा पूरा हो गया कि V की वैल्यू Q के टर्म्स में अब आ चुकी है। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन C नॉट, C इज इक्वल टू Q बाय V। अरे Q बराबर CV होता है, तो वैक्यूम का मामला है तो कैपेसिटेंस व्हेन वैक्यूम इज बिटवीन द प्लेट्स एंड V नॉट व्हेन वैक्यूम इज बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, चार्ज में वैक्यूम है या नहीं उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। अच्छा, तो इसको V नॉट को उठा के मैं यहाँ पुट करता हूँ। जब पुट करूँगा तो C नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसको यहाँ से कर दें मल्टीप्लाई, ये हो गया 1। C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये माय डियर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने आपको सिखा रखी है कि अगर मान लीजिए वैक्यूम को रिप्लेस करके पूरा मीडियम आ जाए तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट के साथ उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को या रिलेटिव परमिटिविटी जो भी आप कह सकते हो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर स्पेशल केस डालें, इफ
vacuum between the plates is completely removed by inserting a medium of dielectric constant K, then उस सिचुएशन में पता है क्या हो जाएगा? उस सिचुएशन में CM हो जाएगा, फिर वो कैपेसिटेंस मीडियम के साथ हो जाएगा और वो K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। नहीं समझे? मतलब जैसा कि मैं पहले भी सिखा चुका हूँ कि हमेशा जब मीडियम आ जाता है तो एप्सिलॉन नॉट साथ K मल्टीप्लाई, इस K को एप्सिलॉन R भी लिखा जा सकता है। इसको कहीं आप लिख लीजिएगा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, कन्नड़, फारसी जो भी आपको आती है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन R भी, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना बोल के रिलेटिव परमिटिविटी बोल देते हैं, यानी एप्सिलॉन R, तो K के प्लेस पे एप्सिलॉन R भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम लोग एक बात समझ गए, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दूँ, एक बात क्लियर हो गई, ठीक है, मतलब ना कहिए, मैं नोट में अलग से लिख दे रहा हूँ, तो एक बात क्लियर है। क्या क्लियर बात है? क्लियर बात ये है कि K के बाद जो कुछ लिखा है तो वही, तो हियर फ्रॉम above it is clear that, ये क्लियर है कि CM बराबर KC नॉट आता है, CM बराबर KC नॉट, मतलब ये बाकी का हिस्सा C नॉट है, तो यानी, और ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा होता है, ये जो ऑल्सो मैं लिख रहा हूँ ना, ये बहुत काम की चीज़ है, याद रखिएगा। CM बराबर KC नॉट हमेशा होता है, यानी अगर वैक्यूम को रिप्लेस करके मीडियम आ गया है तो 100% मीडियम वाले केस में कैपेसिटेंस, वैक्यूम वाले केस में जो कैपेसिटेंस आता है उसका K गुना, यानी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाता है। आई बात समझ में? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी किसी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए। तो डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बाय द वे हम डेराइव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए करेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार के कैपेसिटर के लिए जो भी डेराइव्ड फॉर्मूले आएंगे वो सब वैलिड होंगे, तो इसको भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो derivation for the, इतना तो हमको पता चली गया कि कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, अब कितनी स्टोर होती है वो निकालने जा रहे हैं। डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, एक्सप्रेशन ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल energy stored in a parallel plate capacitor। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैं भले ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डिराइव कर रहा हूँ, लेकिन ये वैलिड हर प्रकार के कैपेसिटर के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। एक बात सभी को पता होनी चाहिए कि किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर होती है वो उसके ऊपर कोई ना कोई एजेंट जब वर्क करता है तभी स्टोर होती है। बचपन में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर ये ज़मीन पे मारकर रखा हुआ है, अगर मैं वर्क करके इसको ऊपर उठा देता हूँ तो मैं जो वर्क करूँगा वही इसको पोटेंशियल एनर्जी देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना मैंने वर्क किया वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गया। वही चीज़ यहाँ पे हुई है कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो किसने किया है वर्क, उसको चार्ज करने में, बाय बैटरी। बहुत सीधा सिद्धांत है, ठीक है।
मतलब यहाँ पे ये है कि कैपेसिटर में जो भी एनर्जी आई है वो बैटरी के वर्क डन की वजह से आई है, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर मैं U सिंपली लिखूं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर तो ये W के बराबर होगा, ठीक है। W कैपिटल है, ठीक। अब पोटेंशियल एनर्जी को अगर हमें देखना है तो dW करना पड़ेगा, 0 से लेके कैपिटल W तक। यानी थोड़ा थोड़ा वर्क जो बैटरी ने किया है, अगर मैं शुरुआत से आखिरी तक, यानी जब बिल्कुल वर्क नहीं हुआ था 0 से जब पूरा वर्क हो चुका है, अगर मैं तब से तब तक जोड़ दूंगा तो टोटल वर्क आ जाएगा। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q, अगर याद हो आपको तो, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो बैटरी ने अगर थोड़ा सा वर्क किया है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा चार्ज स्टोर हुआ होगा, यानी V बराबर dW/dQ, क्योंकि थोड़ा सा चार्ज स्टोर करवाने में थोड़ा सा वर्क बैटरी ने किया। सो इम्प्लाइज दैट थोड़ा सा वर्क बराबर V इंटू DQ। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। अब आप कहोगे सर V में D क्यों नहीं लगाया? dV बराबर dW/dQ से बढ़िया लगता है ना, बेवकूफत मत करो, ठीक है। ऐसे ये फॉर्मूला नहीं देखा होगा, A बराबर dV/dt एक्सेलरेशन इक्वल टू, ठीक है, V बराबर ds/dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। दूसरी चीज एक बात ध्यान रखिए, ये तो चलो दूसरा एग्जांपल हो गया। एक और तरीके से देखिए, अगर आपने D यहाँ लगा दिया तो मैंने आपको पढ़ा रखा होगा पहले से, याद रखिएगा, जब तक बैटरी सर्किट में कनेक्ट है, ये कहीं लिख लो, तमिल तेलुगु मलयालम उड़िया कन्नड़ फारसी जो भी आती हो तुमको, जब तक सर्किट में बैटरी लगी रहती है तब तक पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कांस्टेंट माना जाता है, V का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। तो आप अगर यहाँ पे D लगा दें तो dV का मतलब 0 हो जाएगा, तुम्हारा सब तहस नहस हो जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। तो V की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और इस तरीके से, मतलब आप इसको ऐसे समझिए, अगर दोनों बातें आपके पल्ले नहीं पड़ी तो मैं तीसरे तरीके से समझाता हूँ। आप ऐसे समझिए कि बैटरी कुछ इस प्रकार से काम करती है कि वो अपने किए हुए वर्क डन और अपने द्वारा भेजे गए चार्ज के रेशियो को मेंटेन रखती है ताकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहे। यानी V का वैल्यू कांस्टेंट रखने के लिए वर्क इस तरीके से होता है कि वर्क और चार्ज का रेशियो हमें हर बार उतना ही रहे। अब इस dW को उठा के मैं यहाँ प्लेस करूँगा, जब मैं प्लेस करूँगा तो हमारा फंडा आ जाएगा, सॉरी एक्सप्रेशन आ जाएगा, V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V dQ। अब देखिए पहले यहाँ D के साथ W था, वेरिएबल W था, अब यहाँ पे चार्ज है, तो चार्ज 0 से लेके मैं कैपिटल Q तक मान लेता हूँ, यानी जब बिल्कुल चार्ज स्टोर नहीं था शुरुआत, और जब पूरा चार्ज कैपिटल Q स्टोर हो गया, ठीक है। ये U है माय डियर, V नहीं है। अब ये V है, ठीक है। अब कुछ मूर्खानंदन यहाँ पे क्या सोचेंगे, सर V की वैल्यू तो कांस्टेंट आपने बता दी, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, गलती हो गई आपसे। एक्चुअली यहाँ पे गौर से देखिए, Q बराबर CV फॉर्मूला होता है, और अगर आप गौर से देखो तो V इज इक्वल टू Q/C। इस V के अंदर वो Q छुपा हुआ है, वेरिएबल जो हमारे यहाँ पे मौजूद है। यानी अगर तुमने गलती से V बाहर निकाल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने V के अंदर मौजूद जो चार्ज है विच इज़ वेरिएबल हियर, वो भी बाहर निकाल दिया, तो मैथमेटिकली रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो V की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ रखूँगा, तो 0 से लेके कैपिटल Q ये हो जाएगा Q/C, और ये हो गया dQ। बस पहुँचने ही वाले हम लोग। U इज इक्वल टू C, कैपेसिटेंस फिक्स रहने वाली चीज़ है क्योंकि कैपेसिटेंस 4 बातों पे डिपेंड करता है, सोम्स पे, और अभी तक हमने इस पूरे डेरिवेशन में कहीं नहीं कहा कि हमने सोम्स को डिस्टर्ब किया, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से लेके कैपिटल Q की पावर 1 dQ हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे U बराबर 1/C, इंटीग्रेशन हो गया तो Q²/2, 0 से लेके कैपिटल Q, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो U बराबर 1/C, इंटीग्रेशन करेंगे तो U²/2 माइनस 0 का स्क्वायर/2, यहाँ से U बराबर आ गया Q²/2C। ये हमारा पहला फॉर्मूला। पहला क्यों? क्योंकि हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एक फॉर्मूला अगर मैं C इज इक्वल टू Q/V रख दूँ तो जैसे मैं रखूंगा C इज इक्वल टू Q/V, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो 1/2QV आ जाएगा। और एक फॉर्मूला बन सकता है अगर मैं Q की जगह CV रख दूँ तो फॉर्मूला U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। इसका तात्पर्य, आशय क्या है इसका? इसका तात्पर्य ये है कि
हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं। अब 3 में से ज़रूरत के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले मैं आपको अलग से लिख के बता देता हूँ, क्योंकि बहुत एक प्रॉब्लमैटिक सीन खड़ा हो जाता है अगर आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते तीनों फार्मूलों का। तो पहला फार्मूला जो है वो सबसे मोस्ट फेमस एंड मोस्ट एविडेंट फार्मूला हाफ CV²। ये तब यूज किया जाता है जब V का वैल्यू कांस्टेंट हो। यूज्ड इफ, याद रखिएगा, V इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल पैरेलल अरेंजमेंट या पैरेलल ग्रुपिंग, अगर आपको याद हो तो पैरेलल ग्रुपिंग में V की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो पैरेलल ग्रुपिंग वाले केसेस में नॉर्मली U बराबर हाफ CV² लगाया जाता है। ठीक है, मेन बात ये है, बाकी एग्जांपल तो केवल आपको इलस्ट्रेट करने के लिए। U बराबर Q²/2C, इसमें केवल चार्ज आ रहा है। ये तब यूज किया जाता है जब चार्ज कांस्टेंट हो, और हर कैपेसिटर में चार्ज कांस्टेंट हो ऐसा तभी हो सकता है जब सीरीज ग्रुपिंग हो। ठीक है, और तीसरा और आखिरी जो लगभग तभी यूज किया जाता है जब सब सारी वैल्यूज दी हो 1/2 QV। ये तब यूज होता है यूज इफ Q एंड V बोथ आर गिवन, जो कि नॉर्मली नहीं होता है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। हम बात करते हैं आज के टॉपिक के आज के लेक्चर के आखिरी टॉपिक के बारे में। वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी and electric potential energy density stored in an electric field। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत ही यूजफुल है, इसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं। तो हम भी यहाँ पे कर एक जनरल वर्क ही रहे हैं कि भाई किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी होती है। तो ये हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करें, लेकिन विद द हेल्प ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझना आसान हो जाता है। तो कंसीडर द सिचुएशन, आप केवल इतना समझिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट्स हैं। एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पे उतना ही निगेटिव होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इस कैपेसिटर के अंदर ये फील्ड है, और इस कैपेसिटर के अंदर ही एनर्जी स्टोर्ड है। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो आप ये कहिए कि कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड है, या आप ये कह दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर्ड है। बात बराबर हो गई, समझे ये बात? मतलब इस डायग्राम को देख के साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली थी अभी, वो बेसिकली कहाँ स्टोर्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, तो आप कहेंगे इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ना कि कैपेसिटर। ठीक है, एक एक चीज़ अपडेट हो रही है आपको। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी is always stored in electric field। ठीक है, चलिए, तो अब दूसरी चीज जो हम बताने जा रहे हैं, अगर D इज द प्लेट सेपरेशन और A इज द प्लेट एरिया,
तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर बताइए, A इंटू डी, यानी कि इतने वॉल्यूम में इतनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो पर यूनिट वॉल्यूम जब भी कोई चीज कैलकुलेट करी जाती है तो उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, डेंसिटी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक और लगा लेना आगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U अपॉन वॉल्यूम। बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का एक जनरल फॉर्मूला हो गया। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन की बात कर दें, समझे, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, यानी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है अपॉन वो कितने वॉल्यूम में स्टोर्ड है, ठीक है। यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा जूल पर मीटर क्यूब, ये हो गया इसका SI यूनिट, समझिएगा ध्यान से। और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, स्केलर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो स्केलर आएगा। अब बात कर लें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी की, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो फॉर्मूला देख के आप डेफिनेशन बना सकते हो। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। The electric potential energy stored in an electric field per unit volume of that electric field is called electric potential एनर्जी डेंसिटी। आई बात समझ में। अब हम डिराइव करेंगे डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, तो यही आखिरी होगा। तो डेरिवेशन for the expression of derivation for the expression of electric potential energy density stored in electric field, फॉर्मूला ये है, मतलब सिचुएशन ये है, और ये आप समझी गए। इसको मैं हटा देता हूँ, अब सीधे मात्र कैलकुलेशन करनी है। चलिए, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेंसिटी इज इक्वल टू यू अपॉन वॉल्यूम हो गया, इसलिए U बराबर U हो गया हाफ CV स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम हो गया AD। U बराबर हाफ ये हो गया CV स्क्वायर अपॉन AD। ध्यान से देखिएगा क्या करने जा रहे हैं। U बराबर हाफ पहले से ही C की जगह हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, C की जगह। V की जगह हो गया ED, नीचे A और D बना हुआ है। U बराबर हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, सारे D कैंसिल हो जाएंगे, सारे A कैंसिल हो जाएंगे, केवल एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और हाफ बचेगा। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग आगे कहानी कहेंगे। थैंक यू वेरी मच।